गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का प्रकाश शेखावत की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत, अभिनंदन। हम पढ़ रहे थे मानव गुणसूत्र विकृतियाँ कि मानव के जो गुणसूत्र हैं उसमें विकृति आने के दौरान कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, जिससे डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, इन सभी के बारे में हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया। आज हम टॉपिक लेते हैं सहलग्नता। सहलग्नता लिंकेज। लिंकेज क्या है? देखिए, सहलग्नता को सबसे पहले सटन ने देखा। सहलग्नता को सबसे पहले किसने देखा? सटन। सहलग्नता होती क्या है, इसके बारे में अपने को जानकारी प्राप्त करनी है। तो सहलग्नता की जो खोज है, खोज के बारे में बात करेंगे। सहलग्नता की जो खोज है वो बेटसन एंड पुनेट ने, बेटसन और पुनेट ने जंगली मटर, जंगली मटर का बॉटनिकल नेम होता है लेथाइरस ऑडोरस मीटी। लेथाइरस ऑडोरस, ये याद रखना, मीटी। तो सहलग्नता को देखने वाला कौन था? सटन। फिर सहलग्नता की खोज किसने की? बेटसन और पुनेट ने की। और किसने की? जंगली मटर लेथाइरस ऑडोरस ने की। सहलग्नता क्या है? मेंडल का जो स्वतंत्र अपव्यय का नियम है, स्वतंत्र अपव्यय का जो नियम है उसका अपवाद, स्वतंत्र अपव्यय के नियम का अपवाद, एक तरह का अपवाद। सहलग्नता नाम से पता चल रहा है। सह का अर्थ होता है साथ साथ, और लग्नता का अर्थ होता है लगे रहना। यानी कोई भी गुणसूत्र है, जैसे मान लीजिए कोई गुणसूत्र है, इस गुणसूत्र पर जो जीन है जिस क्रम में लगी हुई थी वो जीनें उसी क्रम में अगले पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाती है। तो परिभाषा क्या होगी? गुणसूत्र पर स्थित जीनों का उसी क्रम में, यानी उनके सीक्वेंस में कोई चेंजेज नहीं होता, उसी क्रम में अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होना। गुणसूत्र पर स्थित जीनों का उसी क्रम में अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होना सहलग्नता कहलाती है। तो गुणसूत्र पर जो जीनें स्थित होती हैं वो जीनें क्या होती है? पास पास होती हैं। ऐसी जीनों को हम कहते हैं सहलग्नी जीन। तो सहलग्नी जीन कौन सी होगी? ऐसी जीनें जो सहलग्नता को प्रदर्शित करती हैं, सहलग्नता के बारे में बताती हैं, उन जीनों को अपन क्या कहते हैं? सहलग्नी जीन। जो सहलग्नी जीनें हैं वो सहलग्नी जीनें गुणसूत्र पर रेखीय क्रम में व्यवस्थित होती हैं। गुणसूत्र पर कौन से क्रम में? रेखीय क्रम में व्यवस्थित होती है। तो सहलग्नी समूह कैसे याद करेंगे आप? सहलग्नी समूह। अगर आपको सहलग्नी समूह याद करना है तो याद रखना अगुणित गुणसूत्रों की संख्या
सहलग्नी समूह का होता है अगुणित गुणसूत्रों की संख्या। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, मक्का में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या 20 है, तो सहलग्नी समूह ज्ञात कीजिए। तो सहलग्नी समूह ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए 2n बराबर कितने गुणसूत्र है? 20। तो n बराबर कितने हो गए? 10। तो हमने बता रखा है अगुणित गुणसूत्रों की जो संख्या होगी वही कौन होगी? सहलग्नी समूह। तो सहलग्नता को प्रदर्शित करने वाली जो जीवें हैं वो गुणसूत्र परहेज के क्रम में व्यवस्थित हो। सहलग्नता के प्रकार। सहलग्नता के प्रकार, सहलग्नता दो प्रकार की होती है। पहली जो प्रकार है वो है पूर्ण सहलग्नता। पूर्ण सहलग्नता क्या होती है? पूर्ण का सहलग्नता अर्थ होता है कि गुणसूत्र है और इस गुणसूत्र पर जो जीन थी वो वैसे की वैसे अगली पीढ़ी में चली जाती है बिना किसी नया संयोजन के, यानी जीनों के मध्य कोई नया संयोजन नहीं होता है। तो गुणसूत्र पर स्थित जीनों का बिना संयोजन के अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होना, यानी कोई चेंजेज नहीं होगा, वो कहलाती है पूर्ण सहलग्नता। दूसरी है अपूर्ण सहलग्नता। अपूर्ण सहलग्नता में क्या होगा? जैसे ये गुणसूत्र था और इस पर कौन थी? जीन। अब क्या हुआ? इसमें थोड़ा सा पुनर्संयोजन हो गया, यानी जीनों की सीक्वेंस में थोड़ा सा चेंजेज हो गया। जब थोड़ा सा चेंजेज होगा तो अगली पीढ़ी में क्या होगा? सेम का सेम होगा या थोड़ा चेंजेज होगा? थोड़ा चेंजेज। तो गुणसूत्र पर स्थित जीनों में पुनर्संयोजन के दौरान जीनों का अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होना। जब पुनर्संयोजन होगा तो उनके सीक्वेंस में थोड़ा सा परिवर्तन होगा और सीक्वेंस में जो परिवर्तन होता है उसे अपन क्या कह देते हैं? अपूर्ण सहलग्नता कह देते हैं। तो इस प्रकार सहलग्नता कितने प्रकार की हुई? दो। एक पूर्ण सहलग्नता और दूसरी कौन सी सहलग्नता? अपूर्ण सहलग्नता। तो देखिए सहलग्नता को देखते हुए जो सटन, जो बेडसन और पुनेट है, उसने जो जंगली मटर है उस पर एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करके जो है सहलग्नता के बारे में बताया। तो कैसे किया? तो जंगली जो मटर है उसका क्या लिया? नीला पुष्प, नीला पुष्प व लंबे परागकण, लंबे परागकण, एक पादप तो ऐसा है। दूसरा लिया लाल पुष्प व गोल परागकण। देखिए जो लेथारस ओडोरस है एक ऐसा पादप है जिसके नीले पुष्प पर परागकण कैसे? लंबे। दूसरा पादप जिसके पुष्प है लाल और परागकण कैसे? गोल। नीले पुष्प के लिए हम लेंगे बी, बी और बड़ा ए। लंबे के लिए यहाँ पे जीन लेंगे छोटा बी और छोटा ए। तो ये तो अब क्या होगा? यहाँ पे गैमेट बनाएंगे, युग्मक बनाएंगे। ये कौन थे? इनके जीन और ये कौन थे? इनके लक्षण। देखिए अब इसमें भी क्या होगा? मियोसिस होगा। यहां पे भी क्या होगा? मियोसिस। यहां पे एक भी और बड़ा है, छोटा भी और छोटा है। दोनों के मध्य क्या करवा दिया? क्रॉस। बड़ा भी बड़ा है, छोटा भी छोटा है। कौन सी पीढ़ी? F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी में कौन से लक्षण आए? प्रभावी। तो कैसा होगा? नीला पुष्प। F1 पीढ़ी के जो भी पादप होंगे वो कैसे होंगे? पुष्प कैसा होगा? नीला। व परागकण कैसे होंगे? लंबे।
ये कौन सी पीढ़ी आई? एफ है। अब क्या करते हैं कि संलग्नता के अंतर्गत टेस्ट क्रॉस कराते हैं। कौन सा क्रॉस करवाएंगे? टेस्ट। अब टेस्ट क्रॉस हम करवाना है तो टेस्ट क्रॉस किसके मध्य करवाएंगे? इन्हीं के मध्य तैयार करेंगे हम टेस्ट क्रॉस के मध्य। तो टेस्ट क्रॉस करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली बात इसके लिए हमें लेना पड़ेगा कि इनका क्रॉस अप्रभावी के साथ करवा देते हैं। तो अप्रभावी के साथ करवाएंगे तो देखिए यहाँ पे क्या लिया? बड़ा बी छोटा है, छोटा बी छोटा है, और ये कौन लिया? लाल उसके लिए क्या ले लिया? बड़ा बी, और क्या ले लिया? बड़ा बी छोटा है और छोटा है, यानी F1 पीढ़ी का अप्रभावी जनक के साथ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे F1 पीढ़ी का अप्रभावी लक्षण वाले जनक के साथ। जनक के साथ क्रॉस। अब इनके युग्मक बनाइए। युग्मक बनाने के लिए 2 बार बड़े भी और 2 बार छोटे भी, एक बार बड़ा L, एक बार छोटा L, एक बार बड़ा L और एक बार छोटा L। ये क्या बन गए? इसके युग्मक। इसके युग्मक बनाइए। इसका युग्मक बनेगा B और क्या बन गया? L। अब करना क्या है? इस जी छोटा बी और छोटा एल को इन चारों के साथ क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगी? ये जो पीढ़ी बनेगी वो क्या होगी? बड़ा बी छोटा बी बड़ा एल छोटा एल। फिर इसका क्रॉस इससे कराओ, बड़ा बी छोटा एल और छोटा एल। फिर इसका क्रॉस इससे कराओ, छोटा बी बड़ा एल छोटा एल। फिर इसका प्रोसेस से कराओ, छोटा बी छोटा एल छोटा एल। अब इनका जो F2 पीढ़ी में 44 अनुपात, इसका 44 1 1 44 ये प्राप्त हुआ। फिर इनसे F2 पीढ़ी का अनुपात क्या होगा? F2 पीढ़ी का अनुपात 7 अनुपात 1 अनुपात 7। देखिए संलग्नता में 7 अनुपात 1 अनुपात 7 प्राप्त होता है, जबकि टेस्ट क्रॉस का F2 पीढ़ी के लिए अनुपात कितना आता है? 1 अनुपात 1 अनुपात 1 अनुपात 1। तो इससे ये क्या प्राप्त होता है? भिन्न होता है, इसलिए यह स्वतंत्र अवयव के नियम का पालन नहीं करता। अब देखिए सहलग्नता गुणसूत्र है। गुणसूत्र पर स्थित जो जीने हैं जितनी पास होंगी, गुणसूत्र पर स्थित जीने जितनी पास होंगी सहलग्नता का मान उतना ही क्या होगा? अधिक। और जीने जितनी ज्यादा दूर होंगी सहलग्नता का मान उतना ही क्या होगा? कम होगा। यहाँ पे देखिए गुणसूत्र पर स्थित जीने जितनी ज्यादा पास होती हैं सहलग्नता का मान उतना ही अधिक हो। एक खास बात देखिए, एक टॉपिक है जीन विनिमय। सहलग्नता जीन विनिमय की व्युत्क्रमानुपाती होती है।
लग्नता व्युत्क्रमानुपाती किसकी होती है? जीन विनिमय। देखिए कैसे, अब ये भी मैंने कहा कि जीन जितने ज्यादा पास पास होगी सेल लग्नता का मान उतना ही क्या होगा? ज्यादा। लेकिन अगर जीनें जितनी ज्यादा दूर दूर होंगी तो जीन विनिमय का मान क्या होगा? ज्यादा। अगर सेल लग्नता ज्यादा होगी तो जीन विनिमय कम होगा, जीन विनिमय ज्यादा होगा तो सेल लग्नता क्या होगा? कम होगा। तो जो सेल लग्नता है वो जीन विनिमय का व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये टॉपिक हुआ हमारा सेल लग्नता का। इसके बाद में हम अगला टॉपिक लेते हैं इसी में, जीन विनिमय। जीन विनिमय क्या होता है? जीन विनिमय के बारे में थोड़ा बहुत हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं विभाजन वाले टॉपिक में। तो देखिए जीन विनिमय क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर क्या होता है। जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर। देख, सपोज दैट ये गुणसूत्र है, ठीक है। इस गुणसूत्र, एक गुणसूत्र दो भागों से मिलकर के बना, तो एक खंड ये रहा और एक ये रहा। इनको हम क्या कहेंगे? क्रोमेटिड्स। यानी एक गुणसूत्र में कितने क्रोमेटिड्स होते हैं? दो। और दोनों क्रोमेटिड्स जहां पे जुड़ते हैं, जिस भाग पे, उसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर, यानी गुणसूत्र बिंदु। अब देखिए, एक गुणसूत्र है, उसके कितने क्रोमेटिड्स हैं? दो। तो एक ही गुणसूत्र के दोनों क्रोमेटिड्स हैं, ये जो दोनों क्रोमेटिड्स हैं ये कहलाते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। कौन से क्रोमेटिड्स करेंगे? सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब देखिए, ये समजात गुणसूत्रों को जोड़ा है। देखिए ये सेंट्रोमियर, ये भी जोड़ा है सेंट्रोमियर। तो एक गुणसूत्र कितने? ये भी दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं और ये भी दोनों कौन से हैं? सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो ये काम कीजिए, एक क्रोमेटिड्स इसका ले लेते हैं और एक इसका ले लेते हैं, एक क्रोमेटिड्स इसका और एक क्रोमेटिड्स इसका। तो अब ये अगर एक ही गुणसूत्र के दोनों क्रोमेटिड्स होते हैं तो उन्हें कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। अगर दो भिन्न भिन्न गुणसूत्रों के क्रोमेटिड्स होते हैं उसे कहते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो ये कौन से क्रोमेटिड्स कहलाएंगे? नॉन सिस्टर, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये भी कौन से होंगे? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब देखिए, तो जीन विनिमय किसे कहते हैं? समजात गुणसूत्रों के, ये समजात गुणसूत्र है, समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में, यानी इसके और इसके मध्य और इसके और इसके मध्य, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में जीनों का जो आदान प्रदान होता है, यहाँ पे गुणसूत्रों का आदान प्रदान नहीं होता, गुणसूत्र पर जो स्थित जीने हैं उनका जो आदान प्रदान होता है उसे हम कहते हैं जीन विनिमय। तो डेफिनेशन होगी, समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में जीनों के आदान प्रदान को जीन विनिमय कहते हैं। तो डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, समजात
गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में जीनों के आदान प्रदान को क्रॉसिंग ओवर है। अब ये जीन विनिमय की क्रिया होती कहां पर है? आप लोगों ने पढ़ा है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस। अर्धसूत्री विभाजन कितने चरणों में होता है? 2 में। एक मियोसिस फर्स्ट और एक मियोसिस सेकंड। अपन बात करते हैं मियोसिस फर्स्ट की। मियोसिस फर्स्ट की पहली अवस्था कौन सी थी? प्रोफेज। प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट की कितने अवस्थाएं थी? 5। प्रोफेज 5 एक लैक्टोटिन, जाइगोटिन, पेचिटिन, डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस। तो उसकी तीसरी अवस्था है पेचिटिन। पेचिटिन जो स्टेज थी उसमें तो जीन विनिमय की क्रिया कहां पर होती है? जीन विनिमय की क्रिया होती है अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की, प्रोफेज फर्स्ट की पेचिटिन अवस्था में जीन विनिमय की क्रिया संपन्न होती है। अब देखिए जीन विनिमय की क्रिया संपन्न होती है तो क्या होता है? गुणसूत्र जैसे एक गुणसूत्र ये है, एक गुणसूत्र ये है। एक क्रोमेटिड्स, 2 क्रोमेटिड्स, इसके 2 गए, एक क्रोमेटिड्स और एक ये। तो ये और ये दोनों सिस्टर हो गए और ये भी सिस्टर हो गए। लेकिन ये और ये नॉन सिस्टर और ये और ये नॉन सिस्टर। तो जिस प्रकार जैसे एक गुणसूत्र ये है, एक गुणसूत्र ये है, दोनों गुणसूत्र आपस में अगर टच करें तो यहाँ पे जीन विनिमय की क्रिया होगी और यहाँ पे जीन विनिमय की क्रिया होगी। यानी दोनों गुणसूत्र जहाँ आपस में क्या होते हैं? जुड़ रहे हैं, वहां पे क्या होगी? जीन विनिमय की क्रिया। इसे कहते हैं काइज़्मा। काइज़्मा किसे कहते हैं? काइज़्मा कहते हैं गुणसूत्रों के वे स्थल जहां पे जीन विनिमय की क्रिया संपन्न होती है। जैसे एक गुणसूत्र, एक और ये दोनों क्रोमेटिड्स हैं, ये क्रोमेटिड्स और ये क्रोमेटिड्स। तो एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। तो वे स्थल जहां जीन विनिमय की क्रिया संपन्न होती है। जहां जीन विनिमय की क्रिया संपन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं काइज़्मा कहते हैं। अब काइज़्मा जो जीन विनिमय है उसके कई तरह, एकल जीन विनिमय, दोहरा जीन विनिमय और एक होता है बहुजीन विनिमय। तो अब पढ़ते हैं जीन विनिमय के प्रकार। जीन विनिमय के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर। देखिए जीन विनिमय के प्रकार 3 है। पहला है एकल जीन विनिमय। एकल जीन विनिमय का मतलब जब जीन विनिमय की क्रिया एक ही जगह संपन्न हो। तो जैसे ये गुणसूत्र एक था और एक ये था, तो जीन विनिमय की क्रिया कितनी जगह संपन्न हो? एक जगह संपन्न हो। तो कितनी जगह संपन्न हो रही है? एक ही जगह। तो जब जीन विनिमय क्रिया एक जगह हो तो उसमें कितने क्रोमेटिड्स भाग ले रहे हैं? 2। तो इसका मतलब ये हुआ यानी जीन विनिमय
एक ही स्थल पर तो इसमें कितने क्रोमेटिड्स भाग लेते हैं? 2। ये एक और एक 2, इसमें 2 क्रोमेटिड्स भाग लेते हैं। दूसरा है दोहरा जीन विनिमय। जब जीन विनिमय की क्रिया 2 स्थलों पर संपन्न होती है, इसे एक क्रोमेटिड इसमें यह हो गया, एक और एक 2, कितने स्थल हो गए? 2। जब जीन विनिमय की क्रिया 2 स्थलों पर संपन्न होती है, इसमें 3, 4, 5 क्रोमेटिड्स भाग लेते हैं। तीसरा है बहुजीन विनिमय। बहुजीन विनिमय का मतलब जब जीन विनिमय की क्रिया 2 से अधिक स्थलों पर संपन्न होती है। जब जीन विनिमय की क्रिया 2 से अधिक स्थलों पर संपन्न उसे बहुजीन विनिमय कहते हैं। जीन विनिमय की विशेषताएं देखिए। अब अगला टॉपिक जीन विनिमय की विशेषता। पहली विशेषता है जीन विनिमय की क्रिया मियोसिस फर्स्ट की पेक्यूटिन अवस्था में ही संपन्न होती है। मियोसिस फर्स्ट की पेक्यूटिन अवस्था में संपन्न। दूसरी बात, जीन विनिमय में कौन से गुणसूत्र भाग लेंगे? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्रॉसिंग और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स पर संपन्न। तीसरी, जीन विनिमय में केवल जीनों का आदान प्रदान होता है। चौथी बात, जीन विनिमय की क्रिया गुणसूत्र की लंबाई पर डिपेंड करती है। गुणसूत्र जितना ज्यादा लंबा होगा जीन विनिमय की क्रिया उतनी ज्यादा होगा। जीन विनिमय की क्रिया गुणसूत्र की लंबाई पर निर्भर करता है। जीन विनिमय सहलगनता के व्यक्त परमाणु अर्थात गुणसूत्र पर जीन जितनी ज्यादा पास होगी सहलगनता का मान तो ज्यादा होगा, लेकिन जीन विनिमय
विनिमय का कम होगा। तो जीन विनिमय के लिए गुणसूत्र पर स्थित जो जीने हैं वो दूर दूर स्थित होनी चाहिए। जीन विनिमय सहलग्नता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस प्रकार हमने ये सहलग्नता के साथ जीन विनिमय का टॉपिक पढ़ा। थैंक यू।